गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 5 का ही आगे का पढ़ेंगे और हमारा आज का टॉपिक है मेंडलीय विकार। विकार मतलब डिजीज, बीमारी, रोग, ठीक है। और ये सारे रोग जो होते हैं आनुवांशिक रोग होते हैं। आपके कोर्स में 2 प्रकार के विकारों के बारे में वर्णन किया गया है। एक है मेंडलीय विकार और एक है क्रोमोसोमल विकार, ठीक है। मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमल विकार दोनों में अलग अलग प्रकार के उदाहरण आपको पढ़ने हैं। मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमल विकार में डिफरेंस क्या है? मेंडलीय विकार जो है वह एकल जीन, एक जीन में परिवर्तन के कारण होगा, जो हमने पॉइंट म्यूटेशन में पढ़ा था, बिंदु उत्परिवर्तन में। और क्रोमोसोमल विकार में क्या होगा? वहाँ क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन की वजह से रोग उत्पन्न होंगे। तो मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमल विकार का मेन डिफरेंस याद रखिए पॉइंट, एक जीन में परिवर्तन के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती वह मेंडलीय विकार के अंतर्गत लिखा गया है, और क्रोमोसोम, पूरे क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह क्रोमोसोमल विकार के अंतर्गत रखा गया है। अब मेंडलीय विकार को नाम मेंडलीय विकार क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो जो हमने देखा वो क्या है? एकल जीन में परिवर्तन के कारण यह विकार उत्पन्न होता है। एकल जीन में परिवर्तन होता है, ये मुख्य पॉइंट है मेंडलीय विकार का। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेंडलीय विकार शब्द क्यों दिया गया है, पहले आप ये समझिए। सिंपल सी बात है, मेंडल ने जो वंशागति सिद्धांत दिया था और उन वंशागति के सिद्धांत के आधार पर ही उसी विधि से सिद्धांतों में जो वर्णन किया गया है उसी विधि से ये सारी बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, संतति में पहुंचती हैं माता पिता से, इसलिए इन्हें मेंडलीय विकार कहा गया है। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है कि एक परिवार के, एक फैमिली के, परिवार के वंशावली विश्लेषण के द्वारा, पेडिग्री एनालिसिस हमने देखा ना, वंशावली विश्लेषण के द्वारा, इसका वंशावली विश्लेषण अगर हमें किसी रोग का करना है तो परिवार का एक वंशावली विश्लेषण के द्वारा रोग का पैटर्न जान सकते हैं। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागति का जो तरीका है, रोग का वंशागति पता लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। रोग की वंशागति का, रोग परिवार के वंशावली विश्लेषण द्वारा रोग की वंशागति का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। वंशावली विश्लेषण में हम वही करते हैं ना, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सा रोग आ रहा है, फैमिली ट्री के द्वारा हम उसका पता लगा सकते हैं। और इसमें क्या है कि हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा प्रभावी है कि अप्रभावी है ये भी जान सकते हैं। क्लियर? तो मेंडलीय विकार में मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, एकल जीन, एक सिंगल जीन में कुछ चेंजेस आ जाने की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। आपके कोर्स में बच्चों 5 रोग आपको पढ़ना है मेंडलीय विकार के अंतर्गत। हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया। ये 5 प्रकार के रोग आपको पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम रोग को देखेंगे। सबसे पहला जो आज हम रोग देख रहे हैं वह है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 5 रोगों में आपका 2 प्रकार के नाम आएंगे, वो पहले आप समझ लो। वो 2 नाम क्या आएंगे? 5 में से 2 रोग जो होगा वह सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड रहेगा और 3 रोग जो रहेगा वह ऑटोसोमल क्रोमोसोम यानी अलिंग गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र से रिलेटेड रहेगा। तो जो 2 रोग रहेंगे वह रहेंगे लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी होंगे, और 3 जो रहेंगे वह अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी होंगे। जो हम 5 डिजीज पढ़ेंगे
वो कौन से प्रकार के विकार होंगे, और ये दो बातें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। लिंग संलग्न अप्रभावी, जिसमें आप पढ़ेंगे हीमोफीलिया और वर्णांधता का, और फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, ये जो तीनों रहेंगे वह अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी होंगे। ठीक है, अब इन शब्दों को पहले आप थोड़ा समझ लीजिए तो डिजीज आपको ऑटोमेटिक अच्छे से समझ आ जाएगा। लिंग संलग्न का अर्थ क्या है और अलिंग गुणसूत्र का अर्थ क्या है? सिंपल, ऐसी बीमारियां जो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के कारण उत्पन्न होंगी। ऐसा जीन जो सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होगा, है ना, जिसमें परिवर्तन होगा, सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन में परिवर्तन के कारण जो रोग उत्पन्न होगा वो इसके अंतर्गत आएगा, लिंग संलग्न के अंतर्गत। और जब ऑटोसोमल क्रोमोसोम यानी अलिंग गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र पर, जो कि 44 होते हैं हमारे शरीर में, उन अलिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन में यदि कुछ परिवर्तन होता है तब होने वाला रोग जो होगा वह इस अलिंग गुणसूत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर? हीमोफीलिया वर्णांधता लिंग संलग्न में आएगा, और बाकी का 3 आप नाम एकदम रख लीजिए। हीमोफीलिया वर्णांधता लिंग संलग्न, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये 3 अलिंग गुणसूत्र के अंतर्गत आएगा। अप्रभावी का अर्थ क्या है? आपके कोर्स में प्रभावी विकारों के बारे में उल्लेख नहीं है, केवल एक उदाहरण बस दिया है प्रभावी में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, वो बस नाम याद रखिएगा। बाकी डिटेल में आपको केवल अप्रभावी विकार या डिजीज के बारे में ही दिया गया है। 5 बीमारियां जो है वो अप्रभावी विकार है। 2 लिंग संलग्न अप्रभावी है और 3 अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है। क्लियर? हाँ, अप्रभावी के बारे में आप थोड़ा ये तो समझ गए आपने, लिंग संलग्न यानी सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन में परिवर्तन के कारण, और अलिंग गुणसूत्र मतलब अलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन में परिवर्तन के कारण विकार उत्पन्न होगा। अप्रभावी का अर्थ क्या है? आप जानते हैं जीन जोड़े में होते हैं, हर एक लक्षणों के लिए जीन जोड़े में होते हैं। अप्रभावी का अर्थ ये है कि वो जो बीमारी पैदा करने वाला जीन है वह अप्रभावी वाला रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये एक जीन का जोड़ा है, एक कैपिटल ए और एक उसका एलील है ना, अप्रभावी कारक। अब बीमारी अगर इसमें रहेगा, अप्रभावी वाले जीन पे रहेगा, उसके प्रभावी वाले जीन पर वह बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर? इसीलिए हम इसको अप्रभावी कारक कहते हैं, अप्रभावी विकार कहते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिए। अगर यह अप्रभावी कारक के साथ में प्रभावी कारक मौजूद है, जीन मौजूद है, तब हम कभी भी यह व्यक्ति रोगी नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रभावी जीन के पास जो अपना गुण है वो इसके गुण को दबा देता है। आप अच्छे से जानते हैं प्रभावी कारक अप्रभावी कारक के गुण को दबा देता है। तो यहाँ पर ये गुण को लेकर के तो है, इसके पास वो गुण मौजूद है, लेकिन प्रकट नहीं होगा, लक्षण प्रकट नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति वाहक कहलाएंगे। ठीक है? और अगर रोगी कब होंगे? जब दोनों अप्रभावी कारक मौजूद होंगे एक साथ, तभी वह रोगी होगा। ये पॉइंट, इसीलिए हम ये सारी बीमारियों में यही चीज होने वाली है, अप्रभावी कारकों पर ही वह बीमारी उत्पन्न होती है। इसीलिए अगर एक अप्रभावी कारक रहेगा तब हमेशा वह व्यक्ति वाहक होगा, और अगर दोनों साथ में आएंगे तभी वह रोगी होगा। ठीक है? तो ये लिंग संलग्न और अलिंग गुणसूत्र और अप्रभावी क्या है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है? रक्त का लगातार बहना। हीम मतलब रक्त, ब्लड, फीलिया मतलब कमी, डिक्रीज होना। तो यहाँ पर हीमोफीलिया में रक्त का बहना होगा। वैसे रक्त में कमी आप एनीमिया में पढ़ेंगे, थैलेसीमिया में भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे बेसिक डिफरेंस है तीनों का। जब हम तीनों पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है तीनों में। हीमोफीलिया में भी रक्त की कमी होगी, एनीमिया में भी होगी, थैलेसीमिया में भी होगी, लेकिन बहुत डिफरेंसेस है ना, अंतर है।
तो हीमोफीलिया में क्या है, रक्त का लगातार बहना होता है, इसमें ये रक्त संबंधी रोग है। तो पहला पॉइंट क्या है हीमोफीलिया का, पहला पॉइंट तो यही है कि यह इसमें रक्त लगातार बहता है, रक्त का लगातार बहना। दूसरा जो पॉइंट है, इसे हम रक्त का लगातार बहना मतलब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि रक्त को जमाने वाला जो कारक होता है वह मौजूद नहीं होता, जमाने वाला कारक अनुपस्थित हो जाता है। रक्त को जमाने के लिए जो जीन जिम्मेदार है वो जीन ही नहीं है ना, वो कारक ही नहीं है, वो फैक्टर ही नहीं है, इस वजह से यह बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट जो है वह है, इसे हम रॉयल डिजीज कहते हैं, शाही रोग, रॉयल डिजीज या शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया की वाहक थी और उनके वंश में बहुत सारे लोगों को यह रोग था और बहुत सारे लोग ये इनके वाहक थे, इसीलिए इस डिजीज को शाही रोग या रॉयल डिजीज कहते हैं। एक और इसका नाम है ब्लीडर्स रोग है, इसका नाम ब्लीडर्स, ब्लीडर्स डिजीज या ब्लीडर्स रोग। ब्लीडर मतलब ब्लीडिंग होना, रक्त के लगातार बहने को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। अगला मेन जो मुख्य पॉइंट है, यहाँ एक्स क्रोमोसोम पर होता है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र सहलग्न होता है, जैसा कि हमने कहा लिंग सहलग्न अप्रभावी, एक्स गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी रोग होता है, यहाँ लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। और कौन से लिंग गुणसूत्र पर, एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्स लिंक्ड कहते हैं। अगला जो है मुख्य पॉइंट, पुरुष ज्यादा प्रभावी होते हैं, पुरुष अधिक प्रभावी होते हैं, पुरुष अधिक प्रभावी होती है और यहाँ तक कि पुरुष लोगों के लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होता है। अब यहाँ समझिए पुरुष ही क्यों अधिक प्रभावी होते हैं, इसका सिंपल सा कारण यह है क्योंकि यह एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है ना, यह रोग उत्पन्न करने वाला जीव एक्स क्रोमोसोम पर है। अब ये एक्स क्रोमोसोम महिलाओं के पास में 2 है, पुरुष के पास में 1 है, और चूंकि यह अप्रभावी कारक है इसलिए अगर आप ध्यान दीजिए हीमोफीलिया अगर एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित है तब हम उसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल h लिख करके, ठीक है, स्मॉल h इसलिए, h यानी हीमोफीलिया का हमने फर्स्ट वर्ड लिया और स्मॉल इसलिए क्योंकि अप्रभावी कारक होता है ये। अगर एक एक्स पर उपस्थित है तो अभी मैंने कहा था कि ऐसी स्त्री क्या रहेगी, वाहक होगी, लेकिन अगर पुरुष के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है और उस पर भी यह आ जाता है तब यह पुरुष क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए पुरुष कभी भी वाहक नहीं होगा। अगर इनके पास में केवल एक्स क्रोमोसोम होने के कारण ही केवल एक होता है, इसीलिए यह जीन अगर यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम वाला इस प्रकार का एक्स क्रोमोसोम इस पुरुष के पास आ जाता है तो वाई के पास में ऐसा कोई कारक नहीं होता जो रक्त के थक्का जमाने वाला प्रभावी कारक मौजूद हो, तो वाई के पास में वह है ही नहीं, इसलिए यह प्रभावी रूप से अपना काम करता है और पुरुष के पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से वह रोगी हो जाता है। इसलिए पुरुष कभी भी वाहक नहीं होता, डायरेक्ट रोगी हो जाता है, इसीलिए पुरुष अधिक प्रभावी होते हैं। महिला को रोगी होने के लिए इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम में यह जीन मौजूद होना जरूरी है, इसीलिए एक एक्स क्रोमोसोम पर है तो वाहक है और दोनों एक्स क्रोमोसोम पर अगर यह उपस्थित होंगे तब यह महिला क्या होगी, रोगी कहलाएगी। क्लियर? तो मुख्य पॉइंट्स, हीमोफीलिया का 2 नाम और है, ब्लीडर्स रोग, रॉयल डिजीज, शाही रोग, ठीक है, और इसमें रक्त लगातार बहता है, रक्त को जमाने वाला फैक्टर मौजूद नहीं रहता है, या एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित
अप्रभावी कारक के कारण होता है। ठीक है, इसमें पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं और महिलाएं वाहक अधिक होती हैं, पुरुष वाहक नहीं होते हैं। ये मुख्य पॉइंट है। इसमें आपको प्रश्न के रूप पर भी क्रॉस करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कि यदि एक प्रश्न यदि आता है कि एक अगर वाहक स्त्री हो, कैरियर वुमन, और इसका विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है, हीमोफिलिक पुरुष, इसको हम जीनोटाइप कैसे बनाएंगे? वाहक स्त्री मतलब एक एक्स पर ये जीन मौजूद रहेगा, एक एक्स नॉर्मल रहेगा। हीमोफिलिक मतलब एक एक्स पर ये मौजूद है तभी वो हीमोफिलिक हो गया। ऐसे व्यक्तियों के बीच में यदि विवाह होता है तो आप सामान्य क्रॉस करके देखिए ये क्या हो गया, ये दोनों एक्स पर ये कारक मौजूद हो गए। अब यहाँ पर देखिए एक एक्स पर ये कारक यहाँ भी आ गया, यहाँ पर एक्स एच एक्स और एक एक्स नॉर्मल। अब इनके 100% संतानों में हम जीनोटाइप और फिनोटाइप यदि पूछा जाता है तो आप क्या बनाएंगे? ये आपका पुत्री है, लेकिन ये पुत्री क्या है? रोगी है, हीमोफिलिक है। ये हीमोफिलिक है और यह पुत्र भी हीमोफिलिक है, यानी ये दोनों पुत्र और पुत्री हीमोफिलिक है, रोगी हो गए हैं। यानी 50% संतान जो है वह रोगी हो गए। इस पुत्र के पास एक एक्स ही है, इसलिए यह क्या हो गया? रोगी हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में ये जो पुत्री है इनके एक एक्स में आया है, इसलिए यह पुत्री कैसी रहेगी? वाहक, और यह सामान्य पुत्र। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के उदाहरणों के द्वारा आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप पूछा जा सकता है और इसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसको सामान्य स्त्री अगर ले लेंगे, सामान्य स्त्री आप लेंगे तो क्या होगा? ये एक्स हट जाएगा, एच हट जाएगा। और अगर यहाँ हीमोफिलिक स्त्री से नहीं, अगर हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, वाहक स्त्री है, देखिए किस प्रकार से यह रोग आगे बढ़ता है। एक थोड़ा सा उदाहरण आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है कि हमें ये जानना कि किस प्रकार से रोग वंशागत होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर एक वाहक स्त्री है और एक सामान्य पुरुष है, सामान्य पुरुष सामान्य रहेगा, वाहक स्त्री के पास में एक एक्स पर ये हीमोफिलिक रोग उत्पन्न करने वाला जीन मौजूद है, लेकिन ये वाहक है, रोगी नहीं है। जैसा कि हमने कहा इसके पास एक प्रभावी कारक मौजूद है जो इसके लक्षणों को दबा दे रहा है, क्योंकि यह प्रभावी कारक है। अब यहाँ पर क्या होगा? यदि ऐसे व्यक्तियों के बीच में विवाह हो जाता है, एक समान वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, हम यहाँ पर जान रहे वाहक है लेकिन यह सामान्य तौर पर दिख रही है, इससे कोई रोग लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनके संतानों में क्या होगा? देखिए फिर से इनका एक लड़पुत्री पैदा होगी जो क्या होगी? वाहक हो जाएगी, वाहक पुत्री हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इनका जो पुत्र होगा वो हीमोफिलिक हो जाएगा, हीमोफिलिक पुत्र हो जाएगा, है ना। और ये सामान्य पुत्री और ये सामान्य पुत्र, तो 50% बच्चे तो सामान्य हो रहे हैं, 50% बच्चे यहाँ पर सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये सामान्य दंपत्ति दिख रहे हैं, बट उसके 50% बच्चों में से 25% पुत्र हीमोफिलिक हो सकते हैं और 25% पुत्रियां वाहक होंगी। और ऐसी वाहक पुत्रियां जब आगे विवाह करेंगे सामान्य से, तो इस प्रकार से यह रोग आगे क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और इस प्रकार से पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा, वंशावली विश्लेषण के द्वारा एक फैमिली ट्री बना करके वंशागति के जो पैटर्न है ना, रोगों का किस प्रकार से आ रहे हैं, कहाँ उत्पन्न हो रहा है, इसका अध्ययन करके हम उस रोग के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर?
तो हीमोफीलिया में आपको अलग अलग प्रकार के ऐसे उदाहरण देकर के जीनोटाइप फिनोटाइप पूछा जा सकता है, जिसे आप बता सकते हैं। मुख्य बात क्या है, हीमोफीलिया लिंग संलग्न अप्रभावी प्रकार का रोग है जो कि एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है। अब हम दूसरा रोग देखते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता भी बच्चों सेम हीमोफीलिया के जैसा ही है। कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, इसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। यह भी लिंग संलग्न अप्रभावी प्रकार का रोग है। लिंग संलग्न मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित रहता है, और वह भी कौन सा, एक्स क्रोमोसोम पर ही यह उपस्थित रहेगा, जैसा कि हीमोफीलिया में हुआ था। इसमें क्या होता है, जो रोगी होता है वह लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। अगर वह लाल और हरा रंग को देखेगा, लाल रंग को देखेगा तो वो नहीं पहचान पाएगा, उसे लाल रंग नहीं दिखेगा, हरा हरा रंग नहीं दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का ये चीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता होगा, इसका बहुत डिटेल तो आप लोगों को ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन जानकारी के लिए अपन देख सकते हैं। आपको पता है जब हम आंख का चित्र बनाते हैं तो यहाँ पर रेटिना रहता है ना, और इसी रेटिना में कोन सेल्स होते हैं, और यहीं पर 3 प्रकार के कोन होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, यहीं पर रेड और ग्रीन या ब्लू कोन सेल्स को बनाने वाला जीन में अगर खराबी आती है या वह जीन इस कोन सेल्स को नहीं बनाता है, तब यह रोग पैदा होता है और उसे वह व्यक्ति लाल और हरे रंग पर विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस, और यह भी एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होता है, सेम हीमोफीलिया के जैसे ही आपको बताना है। तो वहां पर आप हीमोफीलिया में आपने क्या लिखा था, स्मॉल h लिखा था, यहाँ पर स्मॉल c लिखेंगे, तो ये क्या होगा, वाहक स्त्री कहलाएगी। और सेम यहाँ पर क्या होगा, अगर पुरुष में होगा तो वो क्या होगा, वर्णांध पुरुष हो जाएगा, सेम हीमोफीलिया के जैसे। क्योंकि यहाँ पर पुरुष के पास भी केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए वह डायरेक्ट रोगी हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, वाहक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर भी पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। 1% पुरुष अगर प्रभावित होते हैं तो केवल 0.4% महिलाएं प्रभावित होती हैं। और महिला कब वर्णांध होगी, पुरुष के एक एक्स क्रोमोसोम पर ही अगर ये आ जाता है तो पुरुष वर्णांध हो जाएगा, लेकिन महिला के दोनों क्रोमोसोम में वह जीन आएगा तभी महिला क्या होगी, रोगी होगी या वर्णांध होगी। इसलिए परसेंटेज कम रहता है, पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो वर्णांधता में भी और हीमोफीलिया में भी दोनों में आपको सेम क्रॉस बनाना है, सेम अप्रभावी विकार है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ही उपस्थित होते हैं, और दोनों के बारे में अलग अलग, ये लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, हीमोफीलिया में रक्त जमाने वाला कारक नहीं बनता है। क्लियर हो गया। तो ये लिंग संलग्न अप्रभावी में बच्चों आपको ये 2 प्रकार के डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा अब हम उदाहरण लेते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया का। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ थोड़ा बहुत, है ना, और कुछ जो विशेष जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये किस प्रकार की बीमारी है, यह बीमारी है अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी प्रकार का। ठीक है, अब जो बाकी के 3 हम पढ़ेंगे वो तीनों अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी होंगे। अलिंग गुणसूत्र मतलब ऑटोसोम क्रोमोसोम पर उपस्थित कारकों की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फिनाइल
एलेनिन है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है ये, और ये बदलता है किसमें? टायरोसिन में। टायरोसिन में बदलने के लिए यहाँ पर चाहिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रहेगा तभी फिनाइल एलेनिन बदल पाएगा टायरोसिन में। लेकिन ये एंजाइम जो है वह नहीं बनता, ठीक है। ये एंजाइम अगर नहीं बनेगा तब क्या होगा? ये फिनाइल एलेनिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, क्योंकि यह टायरोसिन में चेंज नहीं हो रहा है। और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत प्रकार से रोग आ जाएंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मानसिक मंथन आ जाएगी, सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, त्वचीय रंजक हो जाएगा। त्वचीय रंजक क्यों होगा? क्योंकि मेलानिन बनने के लिए टायरोसिन जिम्मेदार होता है, मेलानिन पिगमेंट जो होता है, और वो मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है क्योंकि टायरोसिन नहीं बना। इस वजह से त्वचीय रंजक हो जाता है और मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि मानसिक मंदन पैदा हो जाता है, और इस रोग को हम कहते हैं फिनाइल एलेनिन। और यह रोग होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और यह रोग होता है अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी प्रकार का, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बन पाता है और फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है, और फिनाइल एलेनिन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने 3 प्रकार के रोग हमने देखा, जिसमें से हीमोफीलिया और वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस दोनों लिंग संलग्न अप्रभावी है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में। दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? और वो दोनों भी अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी प्रकार का विकार है, ओके।